हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। यह है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। और आज 40 साल बाद उस त्रासदी के बाद बचा जहरीला कचरा अब भोपाल से हटाया जा रहा है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या थी भोपाल गैस त्रासदी, इस जहरीले कचरे का अब क्या किया जा रहा है, इस प्रक्रिया का पर्यावरण और आसपास के लोगों पर क्या असर होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 दिसंबर 1984 की शाम भोपाल मध्य प्रदेश के लोग अपने घरों में रोज़मर्रा के काम निपटाकर सोने की तैयारी में थे। रात धीरे धीरे सन्नाटे की चादर ओढ़ रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह रात उनके लिए कितनी भयानक होने वाली है। भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर सी में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। इस प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का उत्पादन होता था। यह गैस इतनी खतरनाक थी कि इसे ठंडे तापमान पर खास सुरक्षा के साथ रखा जाना जरूरी था, लेकिन उस रात इंसानी लापरवाही और सुरक्षा उपायों की कमी ने शहर को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। रात करीब 12:30 बजे एक कर्मचारी ने पाइपलाइन को पानी से साफ करने की प्रक्रिया शुरू की। यह नियमित काम था, लेकिन इस बार कुछ गलत हो गया। सफाई प्रक्रिया के दौरान पानी उस टैंक में घुस गया जहां मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रखी गई थी। जैसे ही पानी और गैस का संपर्क हुआ, टैंक का तापमान तेजी से बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बाद एक खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई जिससे जहरीली गैस बनने लगी। टैंक का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार वह खुल गया। 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हवा में फैल गई। यूनियन कार्बाइड का अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहा था। भोपाल के लोग नींद में थे और यह जहरीली गैस उनके घरों तक पहुंच रही थी। गैस ने शहर के करीब 40 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे ज़्यादा प्रभावित वे लोग हुए जो फैक्ट्री के पास झुग्गियों में रहते थे। लोगों ने जलन, सांस की तकलीफ और घुटन महसूस की। जैसे ही गैस उनके फेफड़ों में पहुंची, उनकी मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुछ ही घंटों में 3000 लोगों की जान चली गई, जबकि गैर सरकारी आंकड़े इस संख्या को 15,000 तक बताते हैं। उस समय की स्थिति इतनी भयानक थी कि लोग सड़कों पर बेहोश होकर गिर रहे थे। अस्पतालों में जगह नहीं थी। डॉक्टरों को यह तक समझ नहीं आ रहा था कि इस जहरीली गैस से पीड़ित लोगों का इलाज कैसे किया जाए। अगले कुछ दिनों में करीब 50,000 लोगों का इलाज किया गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। यूनियन कार्बाइड प्लांट में सुरक्षा उपायों की भारी कमी थी। अलार्म सिस्टम बंद था और कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। ऊपर से कंपनी ने लागत घटाने के लिए सुरक्षा उपायों में कटौती कर दी थी। यहाँ तक कि जब गैस रिसाव शुरू हुआ तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। उन्हें अपने घरों में रहने और खिड़की दरवाजे बंद करने की सलाह दी गई होती तो कई जानें बच सकती थी। इस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड ने कुछ कर्मचारियों पर दोष मढ़ दिया और नैतिक जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। 1990 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी को $47 करोड़ मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया, लेकिन यह राशि पीड़ितों तक पहुंचने में सालों लग गए। इस हादसे के 4 दशक बाद भी भोपाल इस त्रासदी के जख्मों को ढो रहा है। 40 साल बाद भोपाल गैस त्रासदी के बाद बचा जहरीला कचरा शहर से बाहर भेजा जा रहा है। बुधवार रात जहरीला कचरा 12 ट्रकों में भरकर भोपाल से 230 किलोमीटर दूर पीथमपुर के लिए रवाना किया गया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बुधवार रात 9:30 बजे 40 गाड़ियों का काफिला प्रशासन की ओर से तैयार किए गए ग्रीन कॉरिडोर से गुजरते हुए सुबह 6 बजे पीथमपुर पहुंचा। प्रशासन के अनुसार जहरीला कचरा भरते हुए विशेष सावधानी बरती गई और जिस स्थान पर कचरा रखा था वहां की धूल भी पीथमपुर भेजी गई है। कचरा भरने के लिए 50 से ज़्यादा मजदूरों को पीपीई किट के साथ लगाया गया था और हर 30 मिनट में मजदूरों की टीमों को बदला जा रहा था। साल 2015 में हुए ट्रायल रन के अनुसार 1 घंटे में 90 किलोग्राम कचरे को जलाया जा सकता है। उस हिसाब से 337 टन कचरे को जलाने में 5 महीने से अधिक समय लग सकता है। भोपाल निवासी आलोक प्रताप सिंह ने कचरे को हटाने के लिए सबसे पहले अगस्त 2000 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसके बाद की सुनवाइयों के दौरान हाई कोर्ट ने साल 2005 में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को निपटाने के लिए एक टास्क फोर्स समिति बनाई थी, जिसे इस प्रक्रिया के सही तरीके से किए जाने के लिए सुझाव देना था। इसी दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 345 मीट्रिक टन खतरनाक कचरा इकट्ठा किया। साल 2010 से 15 तक पीथमपुर स्थित एक फैक्ट्री में कचरे को जलाने के लिए 7 परीक्षण किए गए थे, जिनमें आखिरी परीक्षण में पर्यावरण के मानकों को पूरा किया गया था। इसी दौरान ट्रायल रन के तहत पीथमपुर में लगभग 10 टन कचरे को जलाया भी गया। साल 2021 में राज्य सरकार ने बचे हुए 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को निपटाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी। जुलाई 2024 में पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को कचरा ले जाने और इसे निपटाने के लिए अधिकृत किया गया। इसी बीच साल 2022 में राज्य सरकार ने पीथमपुर में कचरे को नष्ट करने का ऐलान किया, जिसमें अनुमानित 126 करोड़ रुपए की लागत का बजट केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया। 4 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए 4 सप्ताह के भीतर कचरे को भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद कवायद तेज करते हुए सरकार ने कचरे को पीथमपुर पहुंचाने की प्रक्रिया 29 दिसंबर को शुरू की। 4 दिन तक चली इकट्ठा करने की प्रक्रिया में 337 मीट्रिक टन कचरे को बैग्स में भरा गया। इसी दौरान सरकार ने पूरी गोपनीयता बनाए रखी। कचरा ले जाने के लिए गाड़ियां कब निकलेगी, इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी थी। बुधवार दोपहर तक पूरा कचरा भरे जाने के बाद रात में ही पुलिस की भारी मौजूदगी में पीथमपुर रवाना किया गया। लेकिन सवाल ये है कि पीथमपुर पहुंचने के बाद इस कचरे का क्या होगा। भोपाल से पीथमपुर पहुंचे कचरे को सबसे पहले ज़्यादा तापमान वाले भट्टी में जलाया जाएगा। इससे निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था की गई है, जो यह तय करेगी कि कचरे को जलाने पर निकले धुएं में मौजूद खतरनाक तत्व हवा में ना घुल जाएं। जलाने के बाद अपशेष की भी कई परतों पर जांच की जाएगी और जब तक सभी खतरनाक रसायन नष्ट नहीं हो जाते तब तक यह प्रक्रिया दोहराई जाती रहेगी। इसके बाद जो बच जाएगा उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। ज़मीन के नीचे गाड़ने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ये राख अंदर ही अंदर अन्य जल स्रोतों और अन्य जगहों पर रिस ना सके। इस कचरे के निपटान का सही प्रबंधन न केवल भोपाल गैस त्रासदी के घावों को भरने की दिशा में एक कदम है, बल्कि भारत में औद्योगिक कचरे के निपटान की प्रणाली में विश्वास बहाल करने का अवसर भी। सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और स्थानीय लोगों को मिलकर काम करना होगा ताकि पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।